हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग अपने इनकम टैक्स के थर्ड चैप्टर को पढ़ने जाए, जिसका नाम है रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, हम लोग दोस्तों केवल उन्हीं टॉपिक्स को फोकस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसको एग्जाम ओरिएंटेड हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, सेमेस्टर एग्जाम से नहीं पढ़ेंगे। अब दोस्तों, रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी, देखो किस इंसान के ऊपर या फिर किस एसएससी के ऊपर, आप इंसान की बात नहीं करेंगे। ठीक है, किस एसएससी के ऊपर कितना टैक्स लगेगा, ये डिपेंड करता है कि वो रेसिडेंट है कि नहीं है। ठीक है जी, यानी कि अब आपके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगेगा, कम टैक्स लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा, ये डिपेंड करता है कि आप रेसिडेंट हो कि नहीं हो। उसके हिसाब से आपकी टैक्स लायबिलिटी डिसाइड की जाएगी। ठीक है, यानी कि अब देखो, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि आप इंडिया में रहते हो, ऐसा नहीं है। इंडिया में रहने नहीं रहने से रेसिडेंस का मतलब है, बट पूरा मतलब नहीं है, उसमें और भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो रेसिडेंस क्या होता है एंड टैक्स लायबिलिटी क्या होती है। रेसिडेंस के हिसाब से ही टैक्स लायबिलिटी को निकालते हैं कि किसको कितना टैक्स देना होगा, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो एचयूएफ हो, चाहे वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, चाहे वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है जी, चलो। तो एक एसएससी जो होता है मे अर्न हिज इनकम इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। एक एसएससी चाहे वो कोई भी हो, वो इनकम कमाता है या तो इंडिया में या तो इंडिया के बाहर, दोनों जगह पे कमा सकता है चाहे तो। ठीक है, विच इनकम इज एसेसिबल इन इंडिया, यानी किस इनकम के ऊपर इंडिया में टैक्स लगेगा, डिपेंड अपॉन द रेसिडेंशियल स्टेटस, यानी कि उस एसएससी के रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से ही हमको ये पता चलेगा। एज सच अ टैक्स पेयर हैज टू पे टैक्स अकॉर्डिंग टू हिज रेसिडेंशियल स्टेटस, यानी कि उस फाइनेंशियल ईयर में उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, उसके हिसाब से ही वो टैक्स पे करेगा। कोई दिक्कत जी नहीं। अब रेसिडेंस ऑफ एन एसएससी, ठीक है, द स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑफ एसएससी अलॉन्ग विथ हिज रेसिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड विथ रेफरेंस टू रेसिडेंस इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर। यानी कि देखो, एक होता है प्रीवियस ईयर, जिस ईयर हमने इनकम कमाई है उस ईयर, तो प्रीवियस ईयर के हिसाब से आपका रेसिडेंटशिप चेक किया जाएगा। यानी कि अगर आप प्रीवियस ईयर में इनकम कमाई है तो प्रीवियस में कहाँ इनकम कमाए हो, इंडिया में कमाए हो, बाहर कमाए हो, कहाँ कहाँ कमाए हो, उसके हिसाब से आपका देखा जाएगा। तो रेसिडेंस एंड सिटीजनशिप आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स, ये दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, द इंसिडेंस ऑफ टैक्स हैज नथिंग टू डू विथ सिटीजनशिप, यानी कि टैक्स का लगना नहीं लगना सिटीजनशिप से कोई मतलब नहीं है। आप इंडिया का सिटीजन नहीं हो तो भी आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, एंड इंडियन, देखो अब एक इंडियन है मे बी नॉन रेसिडेंट हो सकता है, यानी तुम इंडिया तो हो, इंडियन तो होगे, बट तुम क्या हो सकते हो, नॉन रेसिडेंट। एंड अ फॉरेनर, वो जो कि मे बी रेसिडेंट भी हो सकता है फॉर इनकम टैक्स पर्पस, जो कि इंडिया का सिटीजन नहीं है बट क्या हो सकता है, इंडिया का रेसिडेंट हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछ देगा क्वेश्चन इसी से। ठीक है जी, द रेसिडेंस ऑफ अ पर्सन में चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर, कि आप रेसिडेंट हो कि नहीं वो क्या होगा, चेंज होगा ईयर टू ईयर, आपके इंडिया में रहने नहीं रहने के हिसाब से। बट सिटीजनशिप चेंज नहीं होती है हर साल, चेंज हो सकती है बट हर साल नहीं होगी। ठीक है, अ पर्सन मे बी रेसिडेंट इन मोर देन वन कंट्री फॉर द सेम प्रीवियस ईयर, यानी कि आप प्रीवियस ईयर में एक से ज़्यादा कंट्री में रेसिडेंट हो सकते हो। ठीक है जी, तो इसमें से एक दो लाइन से क्वेश्चन, ये इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेसिडेंट, तो भैया एक होता है रेसिडेंट, क्या होता है जी, अगर आप रेसिडेंट होगे यानी कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगे या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगे। यानी कि अगर आप रेसिडेंट हो पहली बात, तो आप या तो ये होगे या तो ये होगे, कोई दिक्कत। फिर अगर ये नहीं होगे तो क्या होगा, सीधे नॉन रेसिडेंट हो गए। पर तो ये बुद्धि में घुसा लो अच्छे से। ठीक है, कि अगर आप क्या हो गए, रेसिडेंट हो गए तो क्या हो गए, ऑर्डिनरी रेसिडेंट या फिर नॉट ऑर्डिनरी। कहोगे सर ये क्या है और ऐसा क्यों है कि रेसिडेंट है तो उसके अंदर भी दो बना दिया। इससे डिपेंड करते हैं कि टैक्स कितना दोगे, ज्यादा दोगे कि कम दोगे। ठीक है जी, तो पर्सन हु आर रेसिडेंट इन इंडिया प्रॉपर्ली नोन एज ऑर्डिनरी रेसिडेंट, अगर आप इंडिया में रेसिडेंट हो तो आपको क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी बोलेंगे। पर्सन हु आर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया, यानी कि आप इंडिया में हो तो आपको क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इंडिया में नहीं हो तो आपको क्या बोलेंगे, नॉट ऑर्डिनरी बोलेंगे। पर्सन हु आर नॉन रेसिडेंट, जो कि नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, समझाया गया है। तो भैया सबके ये अलग अलग नियम बताया गया, यहाँ बताया सबके ये देखो अलग नियम बताया गया। पर ये किसका पढ़ेंगे हम लोग, इंडिविजुअल का। ठीक है जी, तो भैया इंडिविजुअल, द रेसिडेंस ऑफ इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूज स्टेटेड ईयर, इसको बोलेंगे बेसिक ह्यूज, क्या बोलेंगे, बेसिक ह्यूज। ठीक है, अब रेसिडेंट के अंदर तुम क्या होगे, और रेसिडेंट कब होगे। एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट, एक इंडिविजुअल रेसिडेंट तभी होगा इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ इज सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिक कंडीशन, अगर वो कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करता है। ठीक, एनी वन, कौन सी, एनी वन, यानी एक इंसान इंडिविजुअल रेसिडेंट के अंदर कौन सा रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट तभी होगा जब वो बेसिक कंडीशन में से कोई एक कंडीशन क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। ठीक है, ही हैज बिन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर
पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर, यानी कि आप इंडिया में प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा अगर इंडिया में हो तो आप क्या हो गए। देखो अगर मान लो तुम अपने ऊपर ये जो अगर तुम सबको इंडिया का रेसिडेंट बनना है और रेसिडेंट में क्या बनना है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो तुमको दोनों बेसिक कंडीशन में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन है कि आप प्रीवियस ईयर में इंडिया में होनी चाहिए 182 डेज या उससे ज्यादा। अब ये 182 दिन आज हो, कल भाग गए, फिर परसों आ गए, टोटल दिन जो जाता है, ये नहीं कि कॉन्टिन्यूअस हो, कैसे भी हो सकता है। वो आपके पासपोर्ट से डिसाइड किया जाएगा, है ना जी, पासपोर्ट जो आपका वीजा था उससे डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। या तो ये कंडीशन हो गई। अब या तो ये कहियो ही हैज बीन इंडिया फॉर एटलीस्ट 365 डे ड्यूरिंग द 4 ईयर, आप पीछे 4 साल में 365 दिन इंडिया में होने चाहिए। प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर एंड पिछले साल, इन 4 सालों में जो पिछला साल होगा उसमें कितने होने चाहिए, 60 दिन। कितने दिन जी, 60 दिन। कोई दिक्कत, यानी टोटल 365 होगा, इस 365 में ये 60 इंक्लूडेड है, समझ आया ना। यानी कि पिछले 4 सालों में 365 दिन आप कहाँ होने चाहिए, इंडिया में। लेकिन क्या बोलते हैं, जो प्रीवियस ईयर होगा उसमें कम से कम 60 दिन इंडिया में होने चाहिए। तो यानी कि एक इंसान को रेसिडेंट बनना है और रेसिडेंट के अंदर ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनना है तो उसको दोनों बेसिक कंडीशन में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। पहला है उसको प्रीवियस ईयर में इंडिया में 182 दिन से ज़्यादा इंडिया में होना चाहिए। दूसरा, उसको पिछले 4 साल में 365 दिन इंडिया में होना चाहिए और पिछले साल 60 दिन। कोई दिक्कत। लेकिन 2 लोग ऐसे हैं जिनके ये जो 60 दिन वाली कंडीशन है ये कितनी हो गई है, 182 हो गई है। यानी कि 2 लोग ऐसे हैं जिन दोनों लोगों के ये दोनों कंडीशन सेम है, बस दूसरी कंडीशन में जो ये कंडीशन नहीं बताई गई है ये कितना कर दिया गया है, 182 डेज। कोई दिक्कत। वो कौन है, पहला है एन इंडिविजुअल, देखो ये एक्सेप्शन है ना जी, एक्सेप्शन। एन इंडिविजुअल जो कि इंडिया का सिटीजन है और इंडिया को छोड़ के चला गया था प्रीवियस ईयर में फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ क्रू ऑफ इंडियन शिप, यानी कि पानी के जहाज में काम करने के पर्पस से इंडिया को छोड़ के चला गया था, लेकिन वो इंडिया का सिटीजन था, तो उसके लिए कितना हो गया जी, 182 डेज। कोई दिक्कत। अगर आप इंडिया को छोड़ के इंडिया से चले गए थे कहाँ पे, पानी के जहाज पे काम करने के लिए एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से, तो आपको 4 साल में 365 दिन, बट पिछले साल कितना, 8 दिन नहीं, कितना जी, 182 डेज। कोई दिक्कत जी। दूसरे आपका है, अगर आप एनी सिटीजन ऑफ इंडिया और फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी कि आप किसी भी प्रकार से आपके दादा दादी परदादा किसी भी तरीके से इंडिया से जुड़े हुए हैं। जैसे सुनते हो ना कि अभी ब्रिटेन का कौन प्रधानमंत्री है, ऋषि सुनक, उसको क्या बोलते हैं कि उसका इंडियन ओरिजिन है, क्या है जी, तुमको पता है उसके दादा दादी इंडिया छोड़ के बांग्लादेश कहीं और चले गए थे, फिर वहां से वो लोग ब्रिटेन गए थे, लेकिन कहाँ से गए थे भाई, इंडिया से गए थे ना, इसी इंडियन ओरिजिन कहा जाता है। यानी कि किसी भी प्रकार से आपके दादा दादी परदादा कोई भी इंडिया से जुड़ा हो तो आप क्या कह जाओगे, इंडियन ओरिजिन के कह जाओगे, ठीक है। तो इफ एनी सिटीजन, कोई भी सिटीजन इंडिया का हो, फॉरेन नेशनल का हो, लेकिन वो कहाँ से बिलोंग करता हो, इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करता हो, हु इज लिविंग, जो यहाँ था इंडिया के बाहर हो एंड इंडिया में घूमने आया हो प्रीवियस ईयर में, कोई दिक्कत, तो उसके कितना माना जाएगा, बस ये याद रखो कितना माना जाएगा, 182 डेज माना जाएगा, और बुद्धि नहीं जगानी अपने को, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये हो गया, दोनों आपको समझ में आ गया, ठीक है, कि इंडिविजुअल का आपको रेसिडेंट का बेसिक कंडीशन समझ में आपको आ गया होगा। ये बताया कि सब क्या होता है, ठीक है, इस सबसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब डीम्ड टू बी रेसिडेंट क्या होता है, डीम्ड टू बी रेसिडेंट, एक सेकंड, ठीक है, दोनों कंडीशन को ये बस ये समझाया आपको, कोई काम का नहीं है। एन इंडियन सिटीजन हु इज नॉट एबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री, तो भैया आप इंडियन सिटीजन हो और आप एबल नहीं हो कि आप किसी अदर कंट्री में टैक्स पे करो या फिर टेरिटरी बाय रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल और रेसिडेंस और एनी अदर कैटेगरी ऑफ सिमिलर नेचर शैल बी डीम्ड टू बी अ रेसिडेंट इन इंडिया, यानी कि आप बस इंडिया में टैक्स दे तो आप क्या होगे, डीम्ड टू बी रेसिडेंट इंडिया में होगे, ठीक है जी, ओके। ये सब 5 कुछ नहीं याद करना है। अब दूसरों इस पे आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिशनल कंडीशन, ठीक है जी। देखो इन फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, ठीक है जी। इन फैक्ट इन ऑर्डर दैट इंडिविजुअल में बिकम ऑर्डिनरी रेसिडेंट, आप क्या बन गए, ऑर्डिनरी बन गए इन इंडिया, कोई दिक्कत। ही हैज टू सेटिस्फाई बोथ द फॉलोइंग कंडीशन बिसाइड सेटिस्फाइंग एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन, यानी कि आपको एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी और ये दोनों, ठीक है। तो सुनियो, इन फैक्ट इन ऑर्डर दैट एन इंडिविजुअल में बिकम ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया ही हैज टू सेटिस्फाई both the following condition besides satisfying any one of the above mentioned basic condition। इसका क्या मतलब बताओ जी, तुम तो पढ़े हो ना इसके पहले का, तो इसका क्या मतलब है, एडिशनल कंडीशन क्या क्या आई है, ठीक है, इसको फिर से ध्यान से पढ़ो, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा एग्जाम में अच्छा खासा, इससे आगे आएगा। तो इन फैक्ट इन ऑर्डर दैट इंडिविजुअल में बिकम ऑर्डिनरी रेसिडेंट, वो क्या बन गया, ऑर्डिनरी बन गया इन इंडिया, ही हैज टू सेटिस्फाई बोथ द फॉलोइंग कंडीशन, ठीक है जी, बिसाइड्स
सेटिस्फाइंग एनी वन ऑफ द मेंशन बेसिक कंडीशन, जो पीछे था मतलब बेसिक में वन, इन दोनों में, दोनों को। अब ये क्या है, एडिशनल कंडीशन क्या है, ही हैज बिन रेसिडेंट इन इंडिया एट लीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर, यानी कि पिछले 10 साल में, सुनना, वो 2 बार इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। अब 2 बार रेसिडेंट कैसे बने, चाहे वो पहिए कंडीशन से बने, 182 वाले से बने, या फिर 2 बने 365 वाले से बने, दोनों, मतलब कि उसको 10 साल में 2 बार क्या बनना है, इंडिया का रेसिडेंट बनना है, चाहे वो कैसे भी बने, चाहे वो इस कंडीशन से बने, चाहे वो इस कंडीशन से बने, 182 वाले से बने, चाहे 365 वाले से बने, कोई दिक्कत। ये हो गया एक एडिशनल कंडीशन। दूसरा, ही हैज बीन इंडिया फॉर 730 डेज इन इंडिया और प्रीवियस 7 ईयर में, कोई दिक्कत। पिछले 7 साल में क्या होना चाहिए, 730 दिन इंडिया में होना चाहिए, तो कोई दिक्कत। तो एक बार हम थोड़ा रिवाइज करते हैं। अगर एक इंसान कौन है, इंडिविजुअल है, और उसको क्या बनना है, रेसिडेंट बनना है, रेसिडेंट करने क्या बनना है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनना है, तो उसको दोनों बेसिक कंडीशन में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन है कि उसको प्रीवियस ईयर में इंडिया में 182 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि पिछले 4 साल में 365 दिन और पिछले साल 60 दिन इंडिया में होना चाहिए। 2 एक्सेप्शन भी है। पहला एक्सेप्शन ये है कि अगर आप इंडिया को छोड़ के गए थे, इंडिया के सिटीजन थे, नौकरी करने के पर्पज से, एम्प्लॉयमेंट से, शिप के ऊपर, ठीक है, तो आपका वो 60 दिन की कंडीशन 182 डेज की हो जाएगी। अगर आप इंडियन ओरिजिन के हो, इंडिया पे घूमने के लिए आए हो, तो आपके ये क्या हो जाएगा, 182 डेज हो जाएगा 60 के बजाय, ठीक है। फिर अगर आपको क्या बोलते हैं, ये आपको एडिशनल कंडीशन क्या है कि दोनों बेसिक कंडीशन में से एक करनी है और दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। ये क्या है एडिशनल कंडीशन कि आपको पिछले 10 साल में कम से कम 2 बार रेसिडेंट बनना है, चाहे किसी भी कंडीशन से बनो, 182 वाले से या 365 वाले से, और पिछले 7 साल में 730 दिन इंडिया में होना चाहिए। कोई दिक्कत जी, आ गया समझ में, ठीक है, ओके। अब ये अब आता है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, क्या आता है जी, नॉट ऑर्डिनरी, ठीक है। इफ एन इंडिविजुअल सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन, एक इंसान ने क्या किया, बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, ए और बी, यानी कि 182 वाली और या फिर कितना 365 वाली, बट डज नॉट सेटिस्फाई द अफोर्सेड 2 एडिशनल कंडीशन, तो वो क्या बन जाएगा, कोई दिक्कत, कहानी खत्म, ठीक है जी। अब ये अब आता है नॉन रेसिडेंट, क्या आता है जी, नॉन रेसिडेंट। इफ एन इंडिविजुअल सेटिस्फाई नन ऑफ द अफोर्सेड बेसिक कंडीशन, तो एडिशनल की बातें नहीं आती है, तो वो क्या बन गया, नॉन रेसिडेंट बन गया, कोई दिक्कत जी, खत्म हो गया। तो यानी कि इंडिविजुअल की कहानी खत्म, कितना आसान था। अब आता है HUF फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म, AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन, तो भैया रेसिडेंट क्या था जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सबके, ये है अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म एसोसिएशन ऑफ पर्सन आर रेसिडेंट इन इंडिया, वो क्या होंगे, इंडिया में रेसिडेंट होंगे इन एनी प्रीवियस ईयर इफ कंट्रोल एंड क्या बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर सिचुएटेड होई और पाइस इन इंडिया, अगर बिजनेस में कंट्रोल मैनेजमेंट कहाँ पे होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए प्रीवियस ईयर में, ठीक है। इवन इफ अ पार्ट ऑफ देयर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज सिचुएटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर दे विल बी कॉल्ड रेसिडेंट इन इंडिया, यानी कि आपका बिजनेस का जो कंट्रोल है वो कहाँ होना चाहिए, थोड़ा सा भी अगर इंडिया में है तो आप इंडिया के क्या कह जाओगे, रेसिडेंट कह जाओगे, कोई दिक्कत, ठीक है। और रेसिडेंट HUF विल बी, अब अगर आप तो आप क्या बन गए, अब आप रेसिडेंट बन गए, है ना जी। रेसिडेंट कब बनोगे, जब आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ पे होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए, चाहे पूरा हो, चाहे आधा हो, चाहे थोड़ा सा भी हो, तो आप क्या बन गए, रेसिडेंट बन गए। अब आप रेसिडेंट तो बन ही चुके हो, तो एक रेसिडेंट HUF विल बी ऑर्डिनरी रेसिडेंट तब होगा जब कर्ता कौन, हेड ऑफ द फैमिली सेटिस्फाई बोथ द एडिशनल कंडीशन, सुनना बात को ध्यान से, यानी कि अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, फॉर्म हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, या कोई भी हो इनमें से, तो आप इंडिया के रेसिडेंट तब बनोगे जब आप क्या हो, आपके बिजनेस का कंट्रोल पूरी तरीके से या फिर आधी तरीके से कहाँ पे हो, इंडिया में हो, ठीक है। लेकिन आप रेसिडेंट में ऑर्डिनरी रेसिडेंट तब बनोगे जब आपके बिजनेस का कर्ता दोनों एडिशनल कंडीशन क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, तो आप क्या बन जाओगे, ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाओगे, कोई दिक्कत जी नहीं ना, ठीक है। अब नॉट ऑर्डिनरी कब बनोगे, है ना जी, तो मैंने ऊपर तुमको बताया ना कि अगर आप रेसिडेंट हो या तो ऑर्डिनरी होगे या तो नॉट ऑर्डिनरी होगे, तो ऑर्डिनरी बता दिया, नॉट ऑर्डिनरी देखो, फर्म एसोसिएशन ऑफ पर्सन कैन नॉट बी बिकम नॉट ऑर्डिनरी, तो पहले तो ये याद करियो, फर्म और AOP कभी भी नॉट ऑर्डिनरी होते ही नहीं है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया इफ कर्ता, या फिर किसको और क्या बोलते हैं हम लोग, मैनेजर बोलते हैं, डज नॉट सेटिस्फाई बोथ द एडिशनल कंडीशन, ठीक है जी। ही हैज बीन रेसिडेंट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू यूज एप्लीकेबल ऑफ इंडिविजुअल, वही बेसिक कंडीशन वाला और 730 वाला बोल रहा है, नहीं करते हो तो क्या बन जाओगे आप, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है, ये हो गया। अब नॉन रेसिडेंट देख लो,
और द 3 टाइप ऑफ SSC, HUF, AOP आर नॉन रेजिडेंट ओनली व्हेन द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ पे होना चाहिए, आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। कोई दिक्कत, तो क्या बन जाओगे आप, नॉन रेसिडेंट। ठीक है भैया। अब आता है कंपनीज के, ये कंपनीज का भी देख लो, थोड़ा सा है। रेसिडेंट, अ कंपनी से टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर इफ इट इज एन इंडियन कंपनी, यानी कि इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ पे हुआ हो, इंडिया में हुआ हो। दूसरा, उसका बिजनेस का जो इफेक्टिव मैनेजमेंट हो, यानी कि कंट्रोलिंग पावर कहाँ पे हो, इंडिया में हो, तो वो क्या होगी, रेसिडेंट होगी। तो नॉट ऑर्डिनरी, अ कंपनी इज नेवर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, नॉन रेसिडेंट, इफ अ कंपनी डज नॉट सेटिस्फाई द बोथ अफोर्सेड कंडीशन ऑफ रेसिडेंस, वही बेसिक वही, तो वो क्या बन जाएगी, कोई दिक्कत, समझ आ गया जी। ठीक है, अब एवरी अदर पर्सन, इससे मतलब नहीं तुम लोग को, ठीक है जी, तो हमें सबको आ गया जी, कोई दिक्कत, दिमाग आपको इतना लगाना नहीं है। ठीक है, ओके। तो इसमें क्या था आपका, एक और चार्ट था कोई, ठीक है जी। अब ये है, तो किसको टैक्स देना है, किसको टैक्स नहीं देना, कि कभी कभी पूछ देता है। देखो, इनकम क्या हुआ, रिसीव हुआ है इंडिया में, कहाँ पे रिसीव हुआ है, इंडिया में, लेकिन अक्यूड हुआ है एज एन आउट इंडिया, या फिर अब ये अक्यूड का मतलब क्या होता है बताते हैं, इसका मतलब होता है उगना। ओके सर, ये क्या बताया, मान लो कि तुम एक डॉक्टर हो और तुम भैया वहाँ अमेरिका गए और वहाँ पे तुमने, या फिर तुम एक CA हो या CS हो या फिर वकील हो, तुम बाहर गए और बाहर तुमने किसी को अपनी सर्विस दी, क्या दी, सर्विस दी। सर्विस तुमने कहाँ पे दी है, बाहर दी है। तुम इंडिया में आ गए और तुमको इनकम कहाँ पे मिल जाए, इंडिया में मिला है। तो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम कहाँ मिला, इंडिया में मिला। वेदर अक्यूड और अराइजन इन इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया, भाई वो उगी, यानी उगी कहाँ पे होगी, इंडिया, या तो इंडिया में उगी होगी या तो इंडिया के बाहर, क्योंकि तुमने सर्विस कहाँ दी है, बाहर दी है। या फिर अगर तुमने इंडिया में भी दी होती, तो अब देखो, अगर तुम कौन हो, और नहीं हो, तो वेदर टैक्सेबल और नॉट, कि टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, तो और नहीं हो तो टैक्स लगेगा, तो भी टैक्स लगेगा, तो भी टैक्स लगेगा। बस एक बार देखना थोड़ा सा नीचे चार्ट, ठीक है जी, समझ आ गए। बस यहाँ बताना था अक्यूड का मतलब। दूसरा भी देखियो, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम कहाँ मिलेगी, इंडिया मिलेगी। वेदर अक्यूड अराइजन इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, वेदर क्या बोलते हैं वो अक्यूड या फिर अराइज हो, जो इंडिया में हो चाहे बाहर हो, तो उसका भी देख लो एक बार, ठीक है जी। तो बस ये चार्ट एक बार देखे ना, उतना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, एक दो पॉइंट्स देखे ना, समझ में आपको आ जाएगा। तो आपका रेसिडेंट का चैप्टर भी खत्म होता है। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।